डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आपको त्वरक सिद्धांत एक्सीलरेशन प्रिंसिपल के बारे में बता रही हूँ। देखिए, अर्थशास्त्र में जो त्वरक का सिद्धांत है वो गणित से लिया गया है। गणित में त्वरक से मतलब होता है वेग की गति में होने वाली परिवर्तन की दर। अर्थशास्त्र में त्वरक जो सिद्धांत है वो हमें ये बताता है कि शुद्ध निवेश में वृद्धि होने पर शुद्ध निवेश अंतिम उत्पादन में होने वाले परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। अर्थात अंतिम उत्पादन में जब परिवर्तन होता है तो शुद्ध निवेश में कितना परिवर्तन होता है, इसे हम त्वरक सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं। वास्तव में देखा जाए तो त्वरक सिद्धांत प्रेरित निवेश का ही सिद्धांत है। तो इसका मतलब यह है कि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हमें निवेश में कितनी वृद्धि करनी होगी, इसको हम त्वरक के आधार पर ही देख सकते हैं। त्वरक को हम पूंजी उत्पादन अनुपात भी कहते हैं। अर्थात त्वरक पूंजी में होने वाले परिवर्तन डेल्टा के तथा आय या उत्पाद में होने वाले परिवर्तन अर्थात डेल्टा वाई, तो क्या हो गया, डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई का अनुपात है। अर्थात त्वरक से हमें मालूम होता है कि तकनीकी कारणों से उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले निवेश में उत्पादन के मूल्य की तुलना में कई गुना वृद्धि होती है। त्वरक के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन प्रोफेसर क्लार्क के द्वारा किया गया था, और लेकिन इसको विकसित करने का जो श्रेय है वो हेरोल्ड, सैमुअल्सन, कुजनेट्स, टिनबर्जन, फ्रिश आदि का है। तो त्वरक का ये मैंने बता ही दिया। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री एल्बर्ट अफ्ताली ने 20वीं सदी के प्रारंभ में इसका प्रयोग किया था कि इसने मंदी की समस्या से जूझने के कारण गुणक पर ही, मल्टीप्लायर पर ही ध्यान दिया था, जिसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और जिसमें बताया गया था कि निवेश को बढ़ाकर रोजगार और आय बढ़ाई जा सकती है। सैमुअल्सन का गुणक त्वरक की परस्पर क्रिया का वर्णन बहुत प्रसिद्ध हुआ है। कुरिहारा ने त्वरक व गुणक के सम्मिलित प्रभाव के आधार पर सुपर गुणक का विवेचन किया गया है। एडवर्ड शेपिरो के अनुसार उत्पत्ति के स्तर व निवेश की मात्रा में परिवर्तनों के बीच जो मूलभूत संबंध होता है वह त्वरक सिद्धांत कहलाता है। अर्थात पूंजी उत्पत्ति अनुपात को ही मैंने बताया पहले भी त्वरक कहा गया है। एक इकाई उत्पत्ति के लिए पूंजी की जिस मात्रा का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पूंजी उत्पत्ति अनुपात कहते हैं। तो W इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई होता है। तो मैंने बताया कि त्वरक किसे कहते हैं, और नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुअल्सन ने बताया है कि त्वरक के सिद्धांत के अनुसार समाज की पूंजी के स्टॉक की आवश्यकता मुख्य रूप से आय तथा उत्पादन के स्तर पर निर्भर करती है। प्रेरित निवेश के करते रहने के लिए जरूरी है कि उपभोग में वृद्धि होती रहे। इसलिए मैंने बताया कि त्वरक सिद्धांत को प्रेरित निवेश का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। पहला यह है कि उपभोग उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता का अभाव होता है। अर्थात अर्थव्यवस्था की सभी फर्में अपनी पूर्ण क्षमता तक उत्पादन कार्य कर रही है, वे चालू मांग को ही पूरा कर सकती है। नई मांग यदि आ जाए तो उनके पास कोई भी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं होती है। अतः उन्हें क्या करना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाने के लिए शुद्ध निवेश बढ़ाना होगा। दूसरे इस सिद्धांत की मान्यता क्या है कि त्वरक या स्थिर पूंजी उत्पाद अनुपात रहता है, कि त्वरक या पूंजी उत्पाद अनुपात कैसा है, स्थिर रहता है। जो मांग में वृद्धि है वो स्थायी रूप से होनी चाहिए। क्यों? जब मांग में स्थायी वृद्धि होगी तभी फर्में अपना पूंजी स्टॉक बढ़ाने के लिए नया निवेश करेगी। चौथी चीज है कि पूंजीगत पदार्थ है वो अविभाज्य है। अर्थात आप पूंजी पदार्थ में निवेश एक साथ करना है, उसको
मान लीजिए एक मशीन को 5 साल काम करना है तो पूरी मशीन हमें पहले वर्ष ही खरीदनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मशीन को हम 5 सालों में विभक्त कर दें। नेक्स्ट है कि उत्पादन उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता विद्यमान होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उत्पादक उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता विद्यमान होगी तभी क्या होगा, मशीनों की मांग बढ़ने पर उनकी पूर्ति तुरंत की जा सकेगी। और नेक्स्ट है कि फर्मों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए साख की भी उपलब्ध होनी चाहिए। और पूंजीगत पदार्थों के उद्योग पे कौन से रिटर्न्स मिलने चाहिए, स्थिर प्रतिफल मिलने चाहिए, अर्थात कितना भी उत्पादन बढ़ाए लागत कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। और लास्ट वन है कि साधनों की जो पूर्ति है वो लोचदार होनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत हम ये मान्यता लेके चल रहे हैं। तो अब मैं एक तालिका के द्वारा आपको ये स्पष्ट करना चाह रही हूँ। देखिए ये वर्ष दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5। वार्षिक बिक्री या उत्पत्ति की मात्रा वाई दिया हुआ है 20, 20, 22, 26, 32, ये 38, 44, 48, 50, 50। अब बिक्री या उत्पत्ति की मात्रा में परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे? जैसे 20 में से 20 घटा दिए 0, 0, 22 में से 20 घटाए 2, 26 में से 22 घटाए 4, 32 में से 26 घटाए 6। इस प्रकार से नीचे वाले में से ऊपर वाली अमाउंट को घटा के बिक्री या उत्पत्ति की मात्रा में परिवर्तन निकाल सकते हैं। फिर आवश्यक पूंजी का स्टॉक के हम कितना मान के चल रहे हैं, 4। तो सबसे पहले देखिए आप पहले 40 है और 40 2 है ना, 2 मान के चल रहे हैं। ये चौथे नंबर का कॉलम है। और पूंजी स्टॉक कितना मान के चल रहे हैं, कैपिटल आउटपुट रेशो कितना है 2। तो 20 को कितने से गुणा कर दिया, 2 से 40, 20 को 2 से 40, 22 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 44, 26 को 2 से गुणा किया 52, ठीक है, 32 को 2 से गुणा किया 64। तो ये क्या हो गया कि हमें 20 यूनिट्स का उत्पादन करने के लिए 40 यूनिट पूंजी स्टॉक की आवश्यकता है, क्योंकि हम कैपिटल आउटपुट रेशो 2 मान के चल रहे हैं। अब देखिए शुद्ध निवेश या आवश्यक पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन वो हम कैसे निकालेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते जाएंगे। तो ये 0 हो गया, 40 में 40 घटाया 0 हो गया। फिर 44 में से 40 घटाया 4, 52 में से 44 घटाया 8, 64 में से 52 घटाया 12, 76 में से 64 घटाया 12। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पूंजी स्टॉक में जो है परिवर्तन किस प्रकार से होता है इस चीज को बता सकते हैं। तो ये मैंने बताया कि कैपिटल स्टॉक में परिवर्तन अर्थात डेल्टा के, और ये क्या हो गया डेल्टा वाई, ये वाला। तो हम लोग इससे क्या बता सकते हैं, पूंजी उत्पत्ति अनुपात। अब त्वरक सिद्धांत की क्रियाशीलता अब देखिए आप लोग। अवधि 1, उत्पत्ति की मात्रा कितनी 100, वांछित पूंजी कितनी चाहिए 200, वास्तविक पूंजी भी कितनी है 200। पुनर्स्थापना निवेश, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, जो भी मशीनें वगैरह खराब हो जाती है, गिसावट हो जाती है, उनको रिप्लेस करने के लिए हम 10 यूनिट्स की आवश्यकता होती है। शुद्ध निवेश 0, सकल निवेश कितना हो गया 10। शुद्ध निवेश प्लस पुनर्स्थापना निवेश मिलके कौन सा होता है, सकल निवेश 5 + 6, जैसा कि कॉलम में दिखाया जा रहा है। अब मान लीजिए उत्पत्ति की मात्रा दूसरी अवधि में 105 हो जाती है, तो 105 को किससे 2 कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि पूंजी स्टॉक कितना चाहिए दुगना, तो 210। वास्तविक पूंजी कितनी चाहिए 210। पुनर्स्थापना निवेश हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं 10। तो शुद्ध निवेश कितना चाहिए, जैसे 5 से उत्पादन बढ़ेगा तो शुद्ध निवेश 10 चाहिए, टोटल कितना चाहिए 20। आगे चलिए तीसरी अवधि में 125, 2 से गुणा कर दीजिए 250। वास्तविक पूंजी भी कितनी चाहिए 250। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट पुनर्स्थापना निवेश कितना है 10। अब देखिए उत्पादन कितने से बढ़ गया 20 से, तो शुद्ध निवेश कितना चाहिए 40, या ठीक है, तो कुल निवेश कितना हो गया 40 + 10 50। आगे चलिए उत्पादन चौथी अवधि में 135 हो गया, 135 को 2 से गुणा कर दीजिए 270। वास्तविक पूंजी कितनी चाहिए 270। पुनर्स्थापना कितना हो गया 10। अब शुद्ध निवेश कितना चाहिए, देखिए उत्पादन कितने से बढ़ा 10 से, 10 को 2 से गुणा कर दीजिए 20, तो टोटल पूंजी कितनी चाहिए 20 + 30, 20 + 10 30। अब मान लीजिए उत्पादन कम हो गया, 135 से कम हो गया 130, कुल पूंजी कितनी चाहिए 260। रिप्लेसमेंट 10।
अब उत्पादन 5 से कम हो गया है तो शुद्ध निवेश में -10 से कमी आएगी, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 0। मान लीजिए उत्पादन और कम हो गया 128, 2 से कम हो गया 256, 2 से गुणा कर दिया 256, 10 और 2 से उत्पादन किया था -4, तो कुल पूंजी कितनी चाहिए, कुल निवेश 6। 125 हो गया और कम हो गया, 125 को 2 से गुणा किया 250, 250, 10 रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट हो गया, उत्पादन 3 से कम हो गया तो पूंजी कितने से कम हो जाएगी 6 से -6, तो टोटल कितना हो गया 4। तो इस प्रकार से हमने इस तालिका को समझाया है कि किस प्रकार से कुल निवेश में परिवर्तन होता है, त्वरक सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है। कल हम लोग बच्चों इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे। इसकी व्याख्या मैंने आप लोग को बताई है कि त्वरक सिद्धांत कैसे काम करता है। तो इस प्रकार से हम लोग कल इसको और आगे देखेंगे।